अंजना लांबा एक नेपाली मॉडल थी। अंजना की जिंदगी में तब दुखद मोड़ आया जब वह एक क्रूर अपराध का शिकार हो गई जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। बात 2019 की है। अंजना के घर उसके ससुराल से एक फ़ोन कॉल आता है। सामने से एक घबराई हुई आवाज़ में कोई इनसे कहता है कि आप सब जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और जैसे ही उन्हें ये फ़ोन आया, बिना टाइम वेस्ट करे अंजना की माँ और उसकी पूरी फैमिली तुरंत उसके ससुराल पहुँच जाती है। जब अंजना के फादर उसके कमरे में अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं ससुराल में, तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसकी वजह से वो उस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुक पाए थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो उस कमरे में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। आज की ये स्टोरी अंजना लांबा के बारे में है। अंजना लांबा 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हथौड़ा शहर में पैदा हुई थी। उसके जन्म से ही वो अपने परिवार की लाडली थी। उसकी फैमिली में 2 छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। बचपन से ही इतनी ज़्यादा चंचल, पहल और प्यार में रहने की वजह से अंजना का जो बिहेवियर था, जो नेचर था, वो बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग था। और अपने इसी नेचर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली स्कूल में फ्रेंड बना लेती थी। और तो और अंजना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। और जो भी उसे देखता था वो उसे एज अ ब्यूटी ही डिस्क्राइब करता था। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसकी मुलाकात होती है प्रज्वल महंत से। प्रज्वल महंत एक बहुत ही चार्मिंग लड़का था, सबसे बड़े प्यार से और इज्जत से पेश आता था। प्रज्वल की यही बात अंजना को बहुत अच्छी लगी थी और प्रज्वल को भी अंजना। शुरुआत में तो दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद एक दूसरे के साथ स्पेशल उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एक प्यार में कन्वर्ट हो गई। उनका रिलेशनशिप शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा था और उनके बीच कभी भी कुछ भी फोर्स नहीं था। और तो और रिलेशनशिप के सिर्फ 2 साल बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का सोच लिया था। लेकिन इस फैसले से उनकी फैमिलीज बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया था? वजह ये थी कि अंजना और प्रज्वल दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो उन दोनों को ये चीज़ पता थी कि उनकी फैमिलीज उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो दोनों अपनी रिस्पेक्टफुल फैमिली को मनाते रहे इस बारे में कि प्लीज़ मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इनसे शादी करने दो। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा एक दूसरे के साथ रहने के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, तो उन्होंने लास्ट में भागकर शादी कर ली। और प्रज्वल का एक बड़ा भाई था उज्जवल। वो एक अकेला ऐसा आदमी था उसकी फैमिली में जो कि उसकी इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता था। और उसी ने ही, प्रज्वल के भाई उज्जवल ने ही हथौड़ा वापस आकर उन दोनों की शादी कराने में उनकी मदद की थी। जो उनकी फैमिली हथौड़ा से थोड़े दूर ललितपुर में रहती थी। शादी करने के बाद प्रज्वल और अंजना ने डिसाइड करा कि वो ललितपुर में प्रज्वल की फैमिली के साथ ही रहेंगे। प्रज्वल की फैमिली में उसके डैड, उसकी मॉम, उसका बड़ा भाई उज्जवल जिसकी हमने अभी बात की थी, उज्जवल की वाइफ और प्रज्वल का भतीजा भी रहता था। तो उनकी शादी के बाद उन्हें काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ा था। अंजना की फैमिली तो उससे अभी भी नाराज़ थी, पर यहाँ पर मेन बात ये थी कि वो लोग प्रज्वल की फैमिली के साथ ही रहते थे और प्रज्वल की फैमिली ने भी इन दोनों की शादी को अभी एक्सेप्ट नहीं करा था। लेकिन अंजना और प्रज्वल की फैमिली को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली उन्होंने अंजना को एक्सेप्ट कर लिया था। और देखते ही देखते अंजना उनकी इस फैमिली का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन अगेन अंजना की फैमिली ने उनकी इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा था।
जिसका सॉल्यूशन अंजना के पास था। अंजना ने अपने छोटे भाई को उसके साथ रहने के लिए बुला लिया ललितपुर में, ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अंजना के ससुराल में सभी के सभी लोग काम पर जाते थे, इसीलिए दिन में जब लोग जॉब पे जाते थे तो उनका घर काफ़ी ज़्यादा खाली खाली रहता था। और शादी के बाद प्रज्वल भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन में जॉब करने लगा था। क्योंकि अंजना पूरे दिन घर में अकेली बैठी रहती थी, बोर होती रहती थी, तो उसने सोचा कि यार मैं भी कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, इनकी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा टाइम भी कट जाएगा। इसीलिए उसने अपने घर के पास एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचा। और अंजना के जो ससुराल वाले थे, प्रज्वल के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने इस चीज़ में उसको सपोर्ट भी करा। अंजना के लिए उस घर में सब कुछ परफेक्ट था। जहाँ पहले ये फैमिली उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, आज वही फैमिली न सिर्फ उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रही थी, बल्कि उसके प्रोफेशनल डिसीजन को भी सपोर्ट कर रहे थे। प्रज्वल, उसका हस्बैंड, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उज्जवल प्रज्वल के भाई थे, उसमें उसे एक बड़ा भाई दिखता था। एंड शी वॉज हैप्पी कि उसके इन-लॉज उसे एक बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। और समय के साथ साथ अंजना की फैमिली भी उससे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकती थी। जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि इसके ससुराल वाले हमारी बेटी को इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, एक बेटी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड अब इन दोनों परिवारों में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। इसी बीच अंजना, उसके भाई बहन और उज्जवल भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो सारे लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह घूमने जाते और खूब मज़े करते थे। उज्जवल जोक्स हो या फिर ऐसे ही मस्ती करके वो लोगों का मूड अच्छा कर देता था। वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और बहुत जल्दी ही उनके साथ घुल मिल जाता था। इसी कारण सबको उज्जवल के साथ घूमना फिरना और टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। प्रोफेशनली वो एक साउंड इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन हियरिंग प्रॉब्लम के कारण उसने वो जॉब को क्विट कर दिया था और उसके बाद वो एक ऑफिस में नॉर्मल जॉब करने लगा था। इस चीज़ ने उसे थोड़ा तो दुखी किया था, लेकिन वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में मूव ऑन कर चुका था। तो अंजना की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। वो अपने हस्बैंड की फैमिली से और अपनी फैमिली से भी खुश थी। लेकिन क्या था ना कि घर का काम करने के बाद और पार्लर में जाने के बाद भी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता था और उस समय पे टिकटॉक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। तो अंजना ने भी टिकटॉक बनाने की सोची और उसने सोचा कि इस समय टाइम पास हो जाएगा, शायद मैं फेमस हो जाऊं। फेमस होने का उसके दिमाग में इसलिए आया होगा। आप लोगों ने उसकी फ़ोटो तो देख ही ली है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत ही कम टाइम में वो वायरल हो गई थी और उसने अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन कर लिए थे। फेमस होने के बाद उसे मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने शुरू हो गए थे और अंजना को मॉडलिंग का भी शौक था। जब उसने अपने इन-लॉज को बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है, तो उसके इन-लॉज ने उसे दोबारा सपोर्ट किया। सो अब अंजना अपने ब्यूटी पार्लर में काम करने की वजह से और मॉडलिंग की वजह से भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। और प्रज्वल, उसका हस्बैंड, वो भी ऑफिस में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। इसीलिए प्रज्वल और अंजना ने सोचा कि बेस्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए हमें शायद नेपाल में नहीं रुकना चाहिए, हमें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ना ही उनकी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ था, हमें बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसे लगा तब जब हमारी बीवी टिकटॉक पर फेमस हो रही है। कनाडा शिफ्ट होने के लिए उन्होंने पैसे बचाने भी शुरू कर दिए थे। अब देखते ही देखते अंजना की शादी को अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे एंड उसने अपना ब्यूटी पार्लर का काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे मॉडलिंग से इतना सारा पैसा मिलता था। 2 साल उसने बहुत ही ज़्यादा मस्ती मारी, वो खुश थी। उसने अपनी फैमिलीज को एकजुट करा, पर ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। पहले ही मैंने कहा कि शुरुआत में अंजना की फैमिली और प्रज्वल की फैमिली, वो दोनों शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वह दोनों डिफरेंट कास्ट से थे। और जब उन्होंने यह कनाडा मूव करने की बात घर में करी थी,
तब से ही यह बातें दोबारा दोनों फैमिलीज में शुरू हो गई थीं। उज्ज्वल की वाइफ अंजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसकी सबके सामने शिकायत करती थी और सबके कान भरा करती थी। अब अंजना के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था, ये बात अंजना को बहुत चोट पहुंचाती है। ये बात अंजना अपनी फैमिली को भी बताने का ट्राई कर रही थी, पर उन्होंने उसको ये बोला कि छोटी मोटी बातों पे पूरा घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए और तुम इस बात को इग्नोर करो। तुम इस बात को अपने दिल पे मत लो, क्योंकि वैसे भी कुछ महीने में तुम लोगों को कनाडा शिफ्ट हो जाओगे, तब तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद तुम्हें ना उसके ताने सुनने पड़ेंगे, ना ही तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, ना ही उसे तुम्हें देखना पड़ेगा, और तुम आग में घी डालने वाला काम मत करो। अंजना ने अपनी फैमिली की बात मान के इस बात का कोई बड़ा इशू नहीं बनाया। बड़ा इशू क्या, उसने इस बारे में बात ही नहीं करी। लेकिन अंजना के साथ आगे क्या होने वाला था, इस बात की कल्पना तो उसकी फैमिली ने भी नहीं करी थी। और फिर 2019 को दोपहर के 3 बजे अंजना के घर उसके ससुराल से कॉल आता है। अंजना की मॉम ने कॉल पिक करा। इधर अंजना की सास ने घबराते हुए उन्हें जल्दी से ललितपुर आने के लिए कहती है और उन्होंने उनसे ये कहा कि घर में कोई बड़ा हादसा हो गया है। अंजना की फैमिली घबराई हुई थी। उन्होंने प्रज्वल को कॉल करा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया और बस रिक्वेस्ट करा कि वो जल्दी से वहाँ पर आ जाएं। ललितपुर हथौड़ा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उन्हें 3 बजे शाम से रात के 10 बज गए थे वहाँ पहुँचने में। और पूरे रास्ते अंजना की फैमिली बस यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। प्रज्वल ने भी ढंग से कोई चीज़ नहीं बताई। उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि आखिर ललितपुर में ऐसा क्या हो गया है। अंजना की फैमिली जैसे ही प्रज्वल के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और तो और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी। और अब पुलिस को देखकर उन्हें और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अंजना का भाई, वो ही अंजना का भाई जिसको उसने अपने साथ बुलाया था पढ़ाई के लिए, वो वहाँ बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। और एक पुलिस वाले ने अंजना के डैड को अपने साथ घर के अंदर चलने को कहा। हर एक कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं गट फीलिंग भी आ रही थी कि वो जो भी देखने वाले हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा होने वाला था। पुलिस ने उन्हें अंजना के रूम के सामने खड़ा कर दिया और रूम का दरवाज़ा खुलने पर जो अंदर उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। बिना रूम में एंटर किए ही अंजना के डैड वहां से तुरंत बाहर भाग के आ गए। लेकिन उन्होंने आखिर ऐसे कमरे में क्या देखा जिसकी वजह से वो नीचे भाग गए थे। उस कमरे के अंदर अंजना के बेड के ऊपर अंजना के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। बस उसका एक लेफ्ट हाथ और एक पैर कटा हुआ था। पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा डीप कट्स थे। उसकी अपर बॉडी तो बेड पर ही थी, लेकिन लोअर बॉडी फ्लोर पर थी और उसका सर उसके शरीर से ऑलमोस्ट अलग हो चुका था। अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर उसके डैड से सहन नहीं हो पाया और वो वहां से भागकर सीधा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। जस्ट इमेजिन कि एक फादर के लिए कितना खतरनाक सीन होगा। उनकी आवाज़ को सुनकर उनकी फैमिली भी अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उनकी फैमिली ने जैसे ही ये सब कुछ देखा वो सब के सब सदमे में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया, अंजना की मॉम ने कहा पुलिस वालों को कि प्लीज़ आप इन सबको, इस घर में जो हैं सबको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि इन्होंने ही मिलके मेरी बेटी को मारा है। लेकिन इससे पहले कि अंजना की माँ कुछ और बोल पाती, पुलिस वालों ने उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई। पुलिस वालों ने उन्हें ये चीज़ बताई कि जिसने तुम्हारी बेटी को मारा है उस कातिल ने अपने आप को ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। अंजना को इतनी बुरी तरीके से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उज्ज्वल था। वही उज्ज्वल
जिसे अंजना अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। वो ही उज्जवल जिसने इन दोनों की शादी करने में इनकी मदद की थी, और वो ही उज्जवल जो इन दोनों के रिलेशनशिप के साथ सबसे पहले ठीक था, क्योंकि उज्जवल के बारे में अंजना ने अपने घर में पहले ही बता रखा था। अभी तो इसीलिए किसी को भी इस बात पे बिलीव ही नहीं हुआ कि उज्जवल ने कुछ ऐसा करा होगा। एक और डिसपॉइंटिंग बात यहाँ पे पुलिस वालों ने ये बताई कि अंजना के जो इन-लॉज थे, पहले वो अंजना की फैमिली को कॉल नहीं कर रहे थे। उन्हें बताना नहीं चाहते थे कि अंजना के साथ आखिर यहाँ पे हुआ क्या। पर जब पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा फोर्स करा और उन्हें कहा कि यहाँ पे उनकी फैमिली होनी चाहिए, तब अंजना की मदर इन लॉ ने उनकी मॉम को कॉल करा था। और यहाँ पे कॉल करने का एक और भी रीज़न था, क्योंकि अंजना के पेरेंट्स जब तक उसकी बॉडी को देख नहीं लेते, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर लेते थे, तब तक पुलिस इस केस में या फिर उसकी बॉडी को यहाँ से हिला भी नहीं सकती थी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अंजना के पेरेंट्स ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि वो उज्जवल के साथ साथ उसकी बीबी को भी अरेस्ट कर लें। अंजना ने अपने पेरेंट्स को पहले बता रखा था कि कैसे उज्जवल की बीबी उसे ट्रीट करती है। अंजना के खिलाफ उज्जवल के कान भरे थे और सबको अंजना के खिलाफ किया था, पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल ने खुद ही अपने सारे के सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लिए थे। एंड उसने ये कहा था कि मैंने जो कुछ भी करा वो अकेले करा था, इसमें और किसी का हाथ नहीं है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता चला कि अंजना को उस दिन दोपहर के 1:30 बजे PM को एक नेपाली खुकरी का यूज करके मारा गया था। खुकरी वही औजार होता है जिसे नेपाल में सेब को काटने के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्ट के साथ साथ उज्जवल ने इस क्राइम का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन भी पुलिस वालों को दिया था, और उसने जो बताया उसे सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बताया कि प्रज्वल ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था और घर में मैं सिर्फ अंजना, उसकी मदर इन लॉ और उज्जवल थे। दिन के समय में अंजना पीने का पानी लेने के लिए पास में ही गई हुई थी, पर पानी ना मिलने के कारण वो वापस आ गई थी। उस टाइम उज्जवल उसे अपनी ही बालकनी से एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे ही अंजना घर वापस आई वो सीधा अपने रूम में गई और घर में अपने बेड पे लेटकर फोन में बिजी हो गई थी। यूजुअली अंजना हमेशा अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया था। और ये देखकर उज्जवल ने एक छोटी खुकरी ली और वो अंजना के कमरे के पास ही जा रहा था कि उसे ख्याल आया कि एक खुकरी उसके काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी छोटी है। इसीलिए उज्जवल अपने पेरेंट्स के रूम से एक बड़ी खुकरी लेकर आया। इस औजार को लेके वो अंजना के रूम के अंदर आ गया। उसने ये देखा कि अंजना अपने फ़ोन पे बिजी है। उसने सोचा कि यही मेरे पास एकदम परफेक्ट टाइम है इसको मारने के लिए, तो वो सीधा अंजना के रूम के अंदर घुस गया था बिना बताए। पहले तो जब अंजना ने उज्जवल को देखा, शी वॉज कन्फ्यूज कि इसके हाथ में खोखरी क्यों है, ये ऐसी चीज लेके मेरे कमरे में क्यों आ रहा है। बट उज्जवल को पता था कि अब उसे क्या करना है, और उसने खुकरी से अंजना पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया था। जब उज्जवल उस पर वार कर रहा था तो अंजना ने अपने लेफ्ट हैंड से उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुकरी इतनी ज़्यादा शार्प थी, उसका हाथ ही कट गया और उसका हाथ अलग से गिर गया था जमीन पे। उज्जवल ने फिर भी उसके सर पे वार करना शुरू कर दिया था, और इस टाइम पे अंजना ने उसे धक्का दिया, लाइक अपने लेग से मार के उसे पुश करना चाह रही थी। पर क्योंकि उज्जवल ऐसे हाथ अपना चला ही रहा था और उसके पैर में भी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से और इसीलिए उसके पैर में इतने सारे घाव आ गए थे। इस समय पर अंजना का लेफ्ट आर्म कट चुका था, उसके सर और पैर पे बहुत ज़्यादा डीप कट्स थे और ब्लड लॉस के कारण वो बेहोश हो गई थी। पर उज्जवल ने सोचा कि अगर ये होश में आ गई तो ये सब कुछ सबको बता देगी और फिर मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा अंजना को मारने का।
इसलिए उसने अंजना को बेहोशी की हालत में ही 25 से 20 बार नेक पर स्टैप करा और उसने अंजना को इतनी बेरहमी से मारा कि अंजना का सर ऑलमोस्ट उसके धड़ से अलग हो गया था। इन सब के बाद अंजना का पूरा बेड खून से भर चुका था और काफी सारा खून उज्जवल के ऊपर भी गिरा हुआ था। अंजना का ही इतना सब कुछ करने के बाद भी उज्जवल की फेस पर कोई पछतावा नहीं था, या फिर उसके दिमाग में कोई पछतावा नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया है। अंजना को मारने के बाद उसके कमरे से बाहर गया, अपने कमरे में गया और उसने चुपचाप अपनी माँ को सब कुछ बताया कि मैंने अंजना को मार दिया है और इसे मारने वाला सिर्फ मैं हूँ। जो कुछ भी आप लोगों ने अभी तक सुना है उससे तुम्हें तो ये समझ आ ही गया होगा कि उज्जवल के मन में अंजना के लिए कितनी नफरत होगी। और इसको मारने के बाद इतनी ज़्यादा डिटेल सुनाने के बाद पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये था, आखिर उज्जवल अंजना से इतनी नफरत क्यों करता था? इसका डायरेक्ट आंसर वो किसी से नहीं ले सकते थे क्योंकि सब ने झूठ ही बोलना था। बट जितने भी एविडेंस पुलिस के पास थे, लेकिन फिर पुलिस वालों को भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उज्जवल से जब उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो उज्जवल ने खुद ही बता दिया कि वो नफरत क्यों करता था। उज्जवल ने बताया कि उसे अंजना का फ्रैंक बिहेवियर और सबसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंजना डिफरेंट कास्ट से थी और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो टिकटॉक बनाती थी और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो मॉडलिंग में थोड़े छोटे कपड़े पहनती थी। लेकिन जिस चीज़ से उज्जवल को फाइनली ट्रिगर किया, अंजना और प्रज्वल का बाहर कनाडा मूव हो जाना, वो चीज़ उज्जवल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसके दिमाग में आया कि ये लड़की मेरे भाई को हमारे परिवार से अलग करना चाहती है और हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर करना चाहती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से उज्जवल ने अंजना को मारने का प्लान बनाया था। उसके कनाडा मूव होने से बहुत ज़्यादा दिन पहले जैसा वो अंजना और बाकी के सबके सामने दिखता था, वो सिर्फ एक मुखौटा था। इतने सालों से वो अंजना से सिर्फ नफरत करता था, लेकिन सबके सामने वो ऐसा दिखाता था कि उसे अंजना बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी केयर भी करता है। वो इतना अच्छा था, अपने इमोशन छुपाने की किसी को इतने सालों में जरा भी भनक नहीं लगी थी। उज्जवल के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए पैसे के दम पर नेपाल के बेस्ट लॉयर को हायर कर रहे थे। हमने देखा कि कुछ ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे बच्चे को इंसाफ मिलने से रोकना ही क्यों ना हो। लेकिन उनकी ये मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उज्जवल अपने क्राइम पुलिस को ऑलरेडी बता चुका था। ये केस कोर्ट में पूरे 2 साल चला और अंजना के दुखी माँ बाप को 2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। फाइनली इतने चक्कर काटने के बाद अंजना के पेरेंट्स ने चैन से सांस ली जब कोर्ट ने उज्जवल को लाइफ इम्प्रेशनमेंट की सजा सुनाई। उनकी बेटी को फाइनली जस्टिस मिल गया। अंजना की मौत के समय वो 25 साल की थी। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इस पूरे वक्त में अंजना का पति प्रज्वल कहाँ था? वह भी इस केस में इन्वॉल्व था। क्या उसने भी उज्जवल की मदद करी थी? पर ऐसा कुछ नहीं था। प्रज्वल पूरा केस खत्म होने तक अंजना की फैमिली के साइड ही था। जब उसकी खुद की फैमिली उज्जवल को मेंटली बता रही थी, तब प्रज्वल उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कहता है कि उज्जवल बिल्कुल ठीक है। पर उसने कभी यह सोचा नहीं था कि अंजना के लिए उज्जवल के प्रति इतनी नफरत होगी, क्योंकि जब वह दोनों घर पर होते थे तो वह उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए ही देखता था। अंजना और प्रज्वल कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। कुछ टाइम का समय और था और वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था। उस घर में नहीं रह सकता था जिस घर में उसकी वाइफ का बेरहमी से खून हो गया था, और अब यह कनाडा चला गया है और वहीं पर अकेला रहता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है।